हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। हमने 11th में जो मैग्नेटिज्म पढ़ा था उससे कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें वहीं से लेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे, कुछ नए लॉस देखेंगे और मैग्नेट्स एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कौन से टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। यानी अब तक आपने सुना रहेगा आयन के बारे में, कोबाल्ट के बारे में, निकल के बारे में, बट ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसे मटेरियल भी है जो मैग्नेट से रिपल होते हैं, तो ये सारे हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो पहले एक बार बेसिक्स गो थ्रू कर लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। लेट्स से दिस इज अ मैग्नेट। हमने ये भी देखा था कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, द मेजर रीजन हमने ये नाम सिलेक्ट किया +-1 2 AB ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमने किसको कंपेयर किया कि अर्थ से। हमको पता है कि अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अगर आप कोई भी मैग्नेट सस्पेंड कर दो, एक थ्रेड से बांध के हवा में लटका दो, तो ओवर द टाइम धीरे धीरे वो घूमते घूमते नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। इसी रीजन की वजह से हमने नॉर्थ और साउथ ये नाम सेलेक्ट किए, राइट। अब हमको ये भी पता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल, लेट्स से स्मॉल आयन पेस, अगर हम मैग्नेट के पास लाते हैं, सो मैग्नेट ट्राइज टू अट्रैक्ट दैट, एंड दैट्स अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपका ये जो मैग्नेट है और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेट के एक फील्ड होगी जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो ये अट्रैक्शन होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो आपको ये अट्रैक्शन फील नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नो कि अगर हम दो मैग्नेट्स को जब एक दूसरे के पास में लेके आए, सो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंड उसके पास आ रहा है। लेट्स से अगर आप मैग्नेट के पास ऑपोजिट पोल लाते हो, दैट इज साउथ पोल, इस केस में नॉर्थ के पास में अगर आप साउथ पोल लाते हो, देन यू विल ऑब्जर्व कि दोनों मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। बहुत बेसिक चीज़ है, बिना पढ़े भी हमको इतना तो पता होना चाहिए। जब दो साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो आपका अट्रैक्शन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस मैग्नेट को फ्लिप कर दो, दैट मीन्स इस मैग्नेट को घुमा दो और ये एंड के पास में एक दूसरा एंड लाओ जो कि सिमिलर टाइप का हो, सिमिलर पोल का हो, जैसे कि इस केस के लिए नॉर्थ पोल। सो इस केस में दोनों ही पोल्स नॉर्थ और नॉर्थ सिमिलर हो चुके हैं। इस केस में दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जाने ट्राई करेंगे और दे बोथ विल रिपल ईच अदर। सो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आइदर अट्रैक्ट या रिपल करता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा पोल वहां पर फेस कर रहा है। अब ये अट्रैक्शन, रिपल्शन या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करना ये क्यों होता है? तो जैसे कि हमने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी निकलती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा ना कि अगर एक करंट होता है, लेट्स से देयर इज अ चार्ज कॉल्ड Q, तो अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे ही अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट रख दूं तो इस मैग्नेट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, समथिंग लाइक दिस। सो हम चार्ज को और मैग्नेट को काफ़ी जगह कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने देखा है कि चार्ज की कुछ लाइंस ऑफ फोर्स होती है जिससे हम चार्ज की फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर वो चार्ज है, ये सब बाहर की ओर जो निकल रही है, ये हो इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस। नाउ डिपेंडिंग ऑन चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर बाहर निकलेगी या फिर अंदर आएगी, राइट। सो इस केस में मैंने सिर्फ चार्ज को Q नाम दिया है। अब आपको रिकॉल करना है कि बाहर वाली लाइंस कौन सी है, इधर पॉजिटिव वाली है नेगेटिव वाली है। सो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी लाइन ऑफ फोर्सेस, और लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से उसकी पूरी फील्ड। तो जहां तक ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएगी वहां तक उसकी रेंज होगी या फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट मीन्स अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर आता है, अनलेस एंड अनटिल ये चार्ज इसकी फील्ड में नहीं आता, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। सिमिलर वे में मैग्नेट की जो फील्ड होती है उसके भी कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, और हमें याद रखना है कि इसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो निकलती है नॉर्थ से और जाती है साउथ की तरफ।
द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज है, राइट। यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों हैं। अगर आपको याद रहेगा कि जब दो चार्जेस एक साथ आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, और हमने उनके लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का इंटरेक्शन भी देखा हुआ है। कुछ इस टाइप का डायग्राम देखा होगा आपने, जब ऑपोजिट टाइप के चार्जेस मिलते हैं एक साथ, लेट्स से Q1 एंड Q2, अगर इन दोनों के चार्जेस ऑपोजिट एक दूसरे से, सो ये एक दूसरे से ऐसे कुछ तो कनेक्ट करेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस, ऑपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो एक चार्ज है जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर जा रही है और दूसरी अंदर की ओर आ रही है, राइट। तो इसकी सारी लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर आ रही है और इसकी सारी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर जा रही है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, सो यहाँ की लाइंस ऑफ फोर्स कनेक्ट हो जाएगी दूसरे वाले से, और इनडायरेक्टली मुझे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन देखना मिलेगा। ये कौन सा केस है? ये मेरा अट्रैक्शन वाला केस है, दोनों चार्जेस ऑपोजिट टाइप के हो। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर टाइप के हो तो ये डायग्राम मुझे कुछ अलग तरीके से देखने मिलता है। इस केस में इनकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी वो एक दूसरे से दूर जाने ट्राई करेगी। यू कैन सी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से बेंड हो रही है जस्ट बिकॉज वो सेम चार्जेस है और एक दूसरे से रिपेल करेंगे, राइट। तो ये मेरे सेम चार्जेस, ये मेरे ऑपोजिट चार्जेस। अभी हम सिर्फ चार्जेस के बारे में देख रहे हैं, बट ये सेम प्रॉपर्टी मेरे मैग्नेट्स पर भी लागू पड़ती है। और हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होती है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं। सो इस केस में मेरी जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वो निकलेगी नॉर्थ से और जाएगी साउथ में। Something like this. So this can be termed as range of my magnet. इसके अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो उसे आइदर अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होगा। यस, यू हर्ड राइट, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होता है कुछ कुछ केसेस में, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो ये हो गए मेरे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। अब उस पर्टिकुलर मटेरियल को मैग्नेट के वजह से कितना अट्रैक्शन फील होगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि वो मैग्नेट से कितना दूर है और उसको हमने किस पोजीशन पे रखा हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको एकदम एज पे रखा हुआ है तो इस मटेरियल को काफ़ी कम फोर्स फील होगा। अगर इसको मैंने बहुत पास रखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स फील होगा। इसके बाहर रखा हुआ है कोई फोर्स फील नहीं होगा। इनफैक्ट मैं मैग्नेट के ओरिएंटेशन के हिसाब से उसको कहाँ रखता हूँ उससे भी काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है तो उसको साउथ पोल से अट्रैक्शन तो होगा ही, पर नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्शन होगा, और साउथ पोल से कंपैरेटिवली ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वो साउथ पोल के थोड़ा सा पास में है, नॉर्थ पोल से थोड़ा सा दूर है वो। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, लेट्स से इस पॉइंट पर, तो उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, राइट। और वो कहीं ना कहीं बीच में नीचे की ओर आएगा। सो हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए कि मैग्नेट के पास कहाँ रखने से हमको कैसा अट्रैक्शन मिलेगा। सो इस चैप्टर में हमको क्या देखना है? इस चैप्टर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इस फील्ड में मैं उसको कहाँ पे रखता हूँ, उसके बेसिस पर उसमें कितना अट्रैक्शन फील हो रहा है, चेंज होगा। और इसको कहीं ना कहीं हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन से। तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन से। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन पहली बात तो क्या होगा, किसी भी फील्ड के अंदर जो भी हमको स्ट्रेंथ मिलेगा, राइट, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिलेगा या रिपल्शन मिलेगा, उसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा जो यूनिट होता है, यूनिट वी यूज इज टेस्ला। ओके, सो हाउ मच इज 1 टेस्ला? लेट्स से वी हैव अ कंडक्टर लेंथ ऑफ विच इज लेट्स से 1 मीटर। सो जब मेरे पास 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर होगा और उससे मैं जब करंट पास करूँगा, राइट, हमने देखा हुआ है इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जब भी आप किसी कंडक्टर से करंट पास करोगे, लेट्स से हमने ये करंट पास किया इसके थ्रू 1 एम्पियर, तो एक मीटर लेंथ के कंडक्टर से हमने 1 एम्पियर का करंट पास किया। इसके वजह से क्या होगा, करंट पास करने की वजह से इसकी अपनी फील्ड तैयार होगी दोनों साइड से, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रन करेगी। और इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, इन रिटर्न मुझे मिलेगा यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड।
सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी दिखेगी। अगर मैं ये पूरे सेटअप को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जब मैं इसे किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्लेस करता हूँ, यानी उसके जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगी उससे परपेंडिकुलर प्लेस करता हूँ, और इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट फोर्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव। सो whichever it is of both, if this force is of 1 न्यूटन, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ 1 न्यूटन का फोर्स कितना होगा, तो ये हम इसके यूनिट से फिगर आउट कर सकते हैं। 1 न्यूटन मेरा होता है जब हम किसी एक बॉडी को पुश करें, लेट से उसका मास है 1 मीटर और ये पुश देने की वजह से ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेट हो, तब मैं इस फोर्स को बोल सकता हूँ 1 न्यूटन। यानी कि अगर मेरे पास लेट से एक बड़ा बॉडी है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, इसका जो भी मास था उससे 2 टाइम्स है। सो लेट से यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इस m को 2 kg। अब अगर इसका मास 2 kg है, मैंने इसको फोर्स दिया किसी चीज़ से और फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स न्यूटन के डेफिनेशन के हिसाब से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम इस फॉर्म में पुट करें तो ये जो फोर्स होगा मेरा F, दैट विल बी 2 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट वी नो दैट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कितना होता है मेरा, ये तो मेरा 1 न्यूटन होता है। दैट मीन्स मेरा इस केस में जो भी फोर्स होगा दैट विल बी 2 न्यूटन। गेटिंग में, तो कि ऐसा फोर्स जो किसी 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे, एक्सेलरेट यानी उसकी वेलोसिटी उतने से चेंज कर दे, तो इतने से फोर्स को हम बोलेंगे 1 न्यूटन। अब जब मेरा ये कंडक्टर 1 मीटर का जिसमें हम 1 एम्पीयर का करंट पास कर रहे हैं उसको एक फोर्स फील होगा किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 1 न्यूटन का, तो इस मैग्नेटिक इंडक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 टेस्ला से। तो इसको हम शॉर्ट में T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कुछ जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली देखी हुई है, कुछ जो हम नहीं देखेंगे। जैसे प्रीवियसली हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में काफ़ी कुछ देखा था। हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि अलग अलग प्लेस पे अगर आप पॉइंट करते हो, एक कंडक्टर रखते हो, उससे करंट पास करते हो और उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज प्लेस करते हो तो उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा बेस्ड ऑन आप कहाँ पे रखते हो उस पर। तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हम लेने वाले हैं। जैसे अगर आपको याद रहेगा तो हमने एक डेरिवेशन देखा था कि अगर हम एक कॉइल लेते हैं और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो एग्जैक्टली इसकी एक्सिस पर है, समथिंग लाइक दिस, और इस कॉइल से अगर आप करंट पास करते हो तो ये इसकी एक्सिस पर रखे हुए किसी रैंडम से पॉइंट को कितना मैग्नेटिक इंडक्शन फील होगा। तो इसके लिए हमने डेरिवेशन देखा था, वापस डेरिवेशन रिपीट नहीं करेंगे, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो डेरिवेशन किस चीज़ के लिए था, वापस रिपीट कर रहा है, कॉइल था, कॉइल से हम करंट पास कर रहे हैं, लेट्स से दिस करंट इज I, द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, इसको हमने लिया था A, हम नॉर्मली R लेते हैं इसको, इस केस में हमने A लिया था। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, इसको हमने लिया था X, राइट। इस केस में इस पॉइंट को जो मैग्नेटिक इंडक्शन फील होगा ड्यू टू द करंट पासिंग फ्रॉम द कॉइल एंड इन रिटर्न जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसकी वजह से इसको एक मैग्नेटिक इंडक्शन फील होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। सो मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी, I इज द करंट पासिंग फ्रॉम द कॉइल, जो हमने यहाँ पे देखा, A इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, वापस A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और X इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। सो मुझे कुछ ये फॉर्मूला मिला था। अगर मैं इसमें कंडीशन कंसिडर करूं, कंडीशन व्हेन माय A इज वेरी वेरी स्मॉल देन X, अगर मेरा A X से बहुत ज़्यादा छोटा है, सो क्या मैं A स्क्वायर टर्म को निग्लेक्ट कर सकता हूं? सो इस फॉर्मूला में हम A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे, और A स्क्वायर को निग्लेक्ट करने के बाद, निग्लेक्ट क्यों करें, बिकॉज A टर्म बहुत छोटा है, अगर आप उसको स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा ना। लेट्स से मेरा नंबर इज 0.012, राइट, और लेट्स से 0.01, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो
0.01 इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो वो और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ स्क्वायर करने के लिए 1 × 10⁻² का स्क्वायर, सो स्क्वायर यानी क्या हो गया 1 × 1 × 10⁻² × 10⁻², राइट। सो दिस विल बी 1 × 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो इसको मैं स्क्वायर करने के बाद साथ में लिखूँ तो दिस विल बी 0.0001। जैसे इमेजिन नंबर कितना छोटा हो गया मेरा, उसका हो गया ना और छोटा हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने उसको स्क्वायर किया था। सो अगर छोटे टर्म्स को आप स्क्वायर करोगे तो हमारे नंबर और छोटे होते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट हम इसको निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर। सो निग्लेक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, निग्लेक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा b = μ0 I² अपॉन 2x² 3/2। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मैंने सिर्फ नीचे वाला a ही निग्लेक्ट किया है, ऊपर वाला a² को हमने निग्लेक्ट नहीं किया है। दैट्स अ वेरी ऑब्वियस रीजन फॉर दैट। ऊपर वाला a² मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे वाला a² प्लस में था, राइट। तो प्लस में आप छोटे नंबर को ऐड करोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट मल्टीप्लिकेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। चलो मैं एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए। जैसे मान लो अगर मेरे पास दो नंबर है, एक है हाउ मच इज दिस इज 45 lakhs और 4.5 millions, राइट। अगर मैं इसमें ऐड करता हूं एक छोटा नंबर दैट इज 0.1², तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 45 lakhs प्लस 0.01। तो इन दोनों को ऐड करने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जो वैल्यू होगा हो जाएगा 0.01। सो एडिंग दिस इज इनसिग्निफिकेंट, आप करो नहीं करो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई में होता तो बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि ये मेरा 0.01 हो जाता और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो ये मेरा सीधे सीधे 2 0 गायब कर देता। मतलब मेरा जो 45 lakhs का वैल्यू सीधा 45,000 हो जाता। दैट मीन्स व्हेन एडिंग अ स्मॉल नंबर वी कैन निग्लेक्ट दिस नंबर, बट मल्टीप्लाई करते टाइम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल जो रिजल्ट आता है आंसर आता है उसमें इससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। इसी रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर ये जो एडिशन वाला a² था, हमने a² निग्लेक्ट किया बट एडिशन वाले पार्ट में किया, मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में नहीं किया। सो ये करने के बाद मुझे कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला ऐसा मिलना चाहिए। अब मैं चाहूँ तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकता हूँ, यानी कि ये जो पावर है μ0 I² अपॉन 2, दिस कैन बी रिटन एज 2 × 3/2। ये पूरा इसका पावर हो गया, ये 2 दोनों कट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ x³। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b = ओके, अब हमको ये डायग्राम की जरूरत नहीं है। आई होप आपको रिकॉल हो गया रहेगा हम किस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। सो वही फॉर्मूला हमने आगे कंटिन्यू किया और कुछ चेंजेस करके मुझे मिला b = परमेबिलिटी I² अपॉन 2x³। okay, and we also know we are talking about a coil in a loop shape. so अगर ये loop shape है उसके बीच का जो एरिया होगा, कहना इसे एरिया = πr², राइट। बट एज वी नो इस केस के लिए मैंने उस कॉइल का एरिया जो लिया था वो a लिया था यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो क्या मैं इसको r² की जगह a² लिख सकता हूँ फॉर दिस केस? डेफिनेटली। So A is equal to pi a², area is equal to pi a². Does that means a² is equal to a² क्या मिलेगा मुझे? Area upon pi. If a² is area upon pi, let's say this is my equation number 1. Now I will substitute this in this. So ये substitute करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? B is equal to, that is magnetic induction is equal to μ0 I। अब a² की जगह पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एरिया अपॉन पाई और ऑलरेडी नीचे 2x³ पहले से। सो मेरा ये फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो गया। अब इसमें एक लास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। सिंस वी नो
मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया। आई होप आप रिकॉल कर रहे हो इस फॉर्मूला को भी। मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया। सो करंट और एरिया के प्रोडक्ट तो मुझे यहां पर भी मिल रहे हैं। डज दिस मीन magnetic induction can also be written as mu naught magnetic moment 2x cube into pi. So this is another form for the same formula. If we use the condition x is very small than a is very small than x, or x is very greater than a.